हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रमोद कुमार आप सभी का एमके इंस्टीट्यूट मधेपुरा में स्वागत है। यह कोचिंग संस्थान जो है ये आपको बिहार एसएससी, बिहार एसआई, दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता है। ठीक है। और मैं बायोलॉजी टीचर रमोद कुमार। आज 9वां दिन है। बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का बायोलॉजी है उस पर मैं फुल डिस्कशन लेके आया हूं। तो आज चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग। अब देखो, एचआईवी के द्वारा, एचआईवी जो है, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले आप जानो, एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोवायरस एचआईवी का फुल फॉर्म होता है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ठीक है। और इसके द्वारा ये क्या होता है? एड्स होता है। एड्स कौन सा होता है? एड्स होता है। क्षय रोग, क्षय रोग टीबी को बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, इसको हम लोग टीबी बोलते हैं। ठीक है, क्षय रोग। ठीक है। आंत्रशोथ टाइफाइड को बोला जाता है, टाइफाइड को। कैंसर, जो शरीर में अवांछित सेल का जो विकास होने लगता है वो कैंसर होता है। ठीक है। और ये एड्स जो होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है ना, एड्स का फुल फॉर्म होता है। और ये एचआईवी वायरस जो है लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर हमको बुखार होगा तो मरेंगे बुखार से, क्योंकि बुखार से लड़ने की हमारी क्षमता क्या हो गई? समाप्त हो गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया एड्स। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन है? कोई भी संक्रामक रोग है उसका वाहक कौन है? ठीक है। तो ये मक्खी नहीं होगा, चला ऑप्शन में। ठीक है, ये मक्खी, मक्खी। अगर इस तरह का ऑप्शन समझ में नहीं आए, एग्जाम में आप इंग्लिश में देखिएगा हाउस फ्लाई लिखा होगा, ये मक्खी है। ठीक है, ये मक्खी है। और मक्खी जो है संक्रामक रोग का वाहक होता है, हैजा वगैरह का वाहक मक्खी होता है, या बालू मक्खी, कालाजार, सीसी मक्खी, निद्रा रोग, ये आपको घरेलू मक्खी, ये किसका वाहक होगा? हैजा का। उसके बाद बालू मक्खी, बालू मक्खी, बालू मक्खी किसका वाहक होगा? कालाजार। उसके बाद है सीसी मक्खी, ये किसका वाहक होगा? निद्रा रोग, निद्रा रोग का वाहक होगा। ठीक है, किसका वाहक होगा? निद्रा रोग का वाहक होगा। तो बहुत सारी मक्खियां जो है ये होता है। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्रूट होता है, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो है ये कीट भक्षी पौधा है, कीट भक्षी पौधा, यह कीट खाता है। और कीट इसलिए खाता है कि यह जिस मिट्टी में होता है वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो यह कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। और नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीट खाता है।
ठीक है। नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह क्या करता है, कीट खाता है। मकड़ी जो है यह कीट नहीं है, कीट नहीं है आर्थ्रोपोडा ग्रुप का ही, लेकिन यह कीट नहीं है। जो भी कीट होंगे उनको 3 जोड़ी पैर, 6 और 2 जोड़ी पंख होता है, लेकिन मक्खी, हाउस घरेलू मक्खी को एक ही जोड़ी पंख होता है, वो अपवाद है। तो कीट होने के लिए 6 जोड़ी पैर चाहिए, इसमें 4 जोड़ी हो, 6 पैर 3 जोड़ी, इसमें 4 जोड़ी होता है। तो 6 पैर से ज्यादा अधिक होगा, रहेगा आर्थ्रोपोडा में, लेकिन कीट नहीं है। तो मकड़ी कीट नहीं है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप का ये जीव है। ठीक है। नेक्स्ट, कोविड टीका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है, यानी कोविड जो है हम लोग के प्रतिरक्षा को कैसे यह उत्तेजित करता है। अब देखो, किसी भी कोई भी जो टीका होता है, वैक्सीन, ये उस रोग के कण ही शरीर में डाल देते हैं, उस बैक्टीरिया वायरस को डाल देते हैं, जिसके कारण जो है शरीर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है। क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप कर लेता है। ठीक है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लिया। ठीक है। तो भविष्य में वो रोग नहीं होगा, अगर होगा भी तो मरने की संभावना कम, लेकिन इंजेक्शन जो है बार बार ले सकते हैं, टीका एक बार लेते हैं, चरणबद्ध तरीके से, डोज 1, डोज 2, बूस्टर डोज, मास्टर डोज, जो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जीवित जो है कम पावर के सार्स कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के ये हमारे इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक्स कौन है, एंटीबायोटिक कौन है चेला। ठीक है। कौन है इसमें एंटीबायोटिक, अब देखो इसमें एंटीबायोटिक 2 है, एक पेनिसिलिन है, एक सल्फाडाइजिन है। तो 2 एंटीबायोटिक है, तो ये एक से अधिक होगा। ये पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कब किया गया था, 1929 ईस्वी में। पहला एंटीबायोटिक है, और किससे, तब पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। ये कवक से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज किए थे, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 ईस्वी में। एस्प्रिन और पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक दवा, क्या है, दर्द निवारक दवा। क्लियर। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितने दिनों का होता है। ठीक है। ये जो है 30 से 130 दिन। अब देखो, हेपेटाइटिस बी, जब आपको जॉन्डिस होगा तभी हेपेटाइटिस बी होगा, जब जॉन्डिस होगा तब हेपेटाइटिस बी होगा। और हेपेटाइटिस बी में क्या है, लीवर स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसके लिए कोई स्पेशली दवा नहीं होती है। ये आपको जॉन्डिस की दवा तनी ज्यादा दिनों तक चलती है हेपेटाइटिस बी में। ठीक है। तो इसका ये हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितना था, 30 से 180 दिन का होता है। ठीक है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलरा, कॉलरा का मतलब हो गया हैजा, हैजा। आप ये जान लो कि टाइफाइड
टाइफाइड, हैजा और जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसको हम लोग बोलते हैं पीलिया। पीलिया, ठीक है। टाइफाइड, हैजा, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं पीलिया, ये कंप्लीट और कंप्लीट वाटर बोर्न डिजीज है। ठीक है, क्या है? कंप्लीट और कंप्लीट वाटर बोर्न, गंदा पानी के सेवन से होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जल जन्य रोग। क्या हो गया? वायु से फैलने वाला रोग कौन है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है रोग जिसको बोलते हैं। अगर किसी को हो गया तो अगर सांस लेगा, सांस से सांस टकराएगा तो आपको वो रोग हो सकता है। ठीक है, तो वो रोग आपको हो सकता है, सांस से सांस, हवा से वो रोग फैलने वाला है। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है कौन है? तब बायोडिग्रेडेबल का ये क्या किया जाता है? तो अपघटन होता है। अपघटन होने के कारण जो भी बायोडिग्रेडेबल हैं उनका ये अपघटन होगा, और अपघटन के रूप में सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स मतलब मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है कि वैसे जीव जो उत्पादक और उपभोक्ता को सरल पदार्थ में अपघटित करेंगे उसको हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। और इसका दो उदाहरण है। मान लो कोई जंगल है, जंगल में पेड़ है, अपने से टूट के गिर गया। तो जब अपने से टूट के गिर गया तो जंगल नेचुरल जंगल है, उसमें बाघ शेर चीता सब है, तो उसको हटाएगा कौन भाई? तो उसको हटाने तो कोई जाएगा नहीं। जब उसको हटाने जाएगा नहीं, ठीक है, जब उसको हटाने जाएगा नहीं तो वो सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? सड़ेगा। और सड़ने के साथ सड़ाएगा कौन? कवक, कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु उसको सड़ाने का काम करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। अब वायरस जो है यह आपको सजीव एवं निर्जीव की कड़ी, और इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। वायरस पर अगर पूछेगा किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, तब वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। चलो, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। कौन से रोग से भारतीय 5 लाख हर एक साल मर जाते हैं? तो किससे? क्षय रोग से। क्षय रोग यानी टीबी से। किससे मरेंगे? टीबी से। टीबी ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, तो टीबी से। ठीक है। मृत जीवों के अपघटक है, अभी बताए हैं। मृत जीवों को सरल पदार्थ में अपघटित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अपघटक। और अपघटक के रूप में कौन है? जीवाणु और कवक। तब घटक के रूप में जीवाणु और कवक भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? बिहार स्कूल टीचर एकदम करंट है, 7 दिसंबर को ये पूछा गया सवाल है। कवक और जीवाणु दोनों अपघटक के रूप में काम आते हैं। ठीक है। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेट से अलग किया जा सकता है क्योंकि अब बैठती है।
अब ये कैसे बैठती है? अब मादा एनोफिलीज को ये मादा क्यूलेस 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 मथी जो है कौन प्रचार करता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया, इसके काटने से फाइलेरिया रोग होता है और इसे काटने से क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया एओ के काटने से फाइलेरिया, एओ काटने से मलेरिया। तैयार अर्ध स्तर के साथ एक कोन पर कहां बैठेगी? तो एक कोन किनारे पर बैठती है। कौन? तो मादा एनोफिलीज से, अगर मादा एनोफिलीज एक किनारे पर बैठती है, ठीक है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? अब देखो हम लोग के शरीर में ओजोन लेयर जो है, ये आप देखिएगा बहुत सारे जो हम लोग के शरीर में ये एसी से, रेफ्रिजरेटर से CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है उससे क्या होता है? ये ओजोन लेयर क्षय हो रहा है। तो ओजोन लेयर जब क्षय हो रहा है तो अल्ट्रा वायलेट किरणें पृथ्वी पर आ रही है। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच रही। तो इसमें देखिएगा धूप में सन बर्न होता है, कभी कभी देखिएगा कस के गर्मी पड़ेगा तो ये खुजली नोचनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुजलाना नोचना हो जाएगा, जिसको सन बर्न बोलते हैं। ये तो होगा ही। मोतियाबिंद आंख, इसलिए कहता है कस के गर्मी में गूगल्स लगाए, ये भी होगा। त्वचा का कैंसर होगा ही और त्वचा का मुरझाना भी होगा। त्वचा में वो शाइनिंग, वो चमक नहीं रहेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो निकलता है उससे CFC, उससे ओजोन लेयर कमजोर हो रहा है, छिद्र हो रहा, होल फैलते जा रहा, जैसे सूर्य से पराबैंगनी विकिरण जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आए। आज से 10-15 साल पहले देखो कि इतना गर्मी नहीं पड़ता था और इस बार देखिए इतना गर्मी पड़ा। हर एक जिला में जून में स्कूल बंद करना पड़ गया, कोचिंग संस्थान को भी बंद करना पड़ गया, बर्दाश्त से फाजिल गर्मी हो गया। सब उसी का कारण है। तो ये चारों बीमारियां उससे होती है। क्या चीज? चारों बीमारी उससे होता है, ठीक है। शरीर में लोहा की कमी से, लोहा की कमी से यानी आयरन की जब कमी होगा तो हेमोग्लोबिन का निर्माण कम होगा और हेमोग्लोबिन का निर्माण कम होगा तो कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। एनीमिया, जिसको हम लोग रक्ताल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्ताल्पता कहते हैं। कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया, रक्ताल्पता। एस्कर्बिक किसकी कमी से? विटामिन C, इसको बोलते बायोलॉजिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका बायोलॉजिकल नाम है एस्कॉर्बिक लेडी। हड्डियां दुर्बल हो जाती है किससे? हड्डियां दुर्बल होगी विटामिन D की कमी से। विटामिन D, और विटामिन D का बायोलॉजिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल नाम है, ठीक है। और इसकी कमी से बच्चों में क्या होगा? रिकेट्स। रिकेट्स मतलब सूखा रोग, सूखा रोग। और वयस्क में ऑस्टियो मलेशिया, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। त्वचा का रोग भी किससे होगा? बहुत सारे विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी से त्वचा का रोग होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओकोजिन, ओकोजिन नहीं होता, चला ऑनकोजिन। ऑनकोजिन, ऑनकोजिन किसके लिए जिम्मेवार है?
तो हमारे शरीर में ऑलरेडी कैंसर के जीन विद्यमान होते हैं। किसके जीन? कैंसर के जीन हमारे शरीर में ऑलरेडी विद्यमान होते हैं, कैंसर के जीन। और उस जहां भी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की क्षमता अगर कम होगा तो रोग हमको दिखाई देगा। क्या होगा? रोग दिखाई देगा। ठीक है, ये रोग दिखाई देगा, वही हो गया कैंसर। तो कैंसर को ही कर्क लोग इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर। कैंसर को ही कर्क रोग बोलते हैं। आंत्र ज्वार हो गया टाइफाइड। टाइफाइड, और इसके लिए एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। तपेदिक, टीबी को ही बोलते हैं क्षय रोग या तपेदिक। पीलिया रोग, ये टाइफाइड और जो ये तपेदिक ये होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया। और पीलिया होता है वायरल, वायरस से। ठीक है, क्लियर? रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग में किया जाने वाला, तो रक्त कैंसर के लिए किया जाने वाला कोबाल्ट 60 है। कौन है? कोबाल्ट 60। और ये संक्रमित सेल को, संक्रमित कोशिका को मारता है। ठीक है। आयोडीन 131 का उपयोग होता है घेंगा रोग में। घेंगा रोग। सोडियम 24 का होता है रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। और फास्फोरस 32 का होता है हड्डी में, हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? तो कर्क रोग कौन कौन, यानी कैंसर को कौन उत्पन्न कर सकता है? कैंसर किसके कारण से हो सकता है? अब आप आंसर करो कि कैंसर किसके उत्पन्न कर सकता तथा इसका उपचार भी करता। तो उत्पन्न भी होता है और उपचार भी करेगा। तो आयनी विकिरण से यह उत्पन्न भी होता है और विकिरण से, लेजर से इसका उपचार भी होता है। और बार बार लेजर कराने से कैंसर भी होता है। आपका क्वेश्चन है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है? तो किसके कारण कैंसर होगा और उसका उपचार भी करेगा? तो ये आयनीकृत विकिरण से कैंसर रोग भी होता है और उसका उपचार भी होता है। ठीक है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांत से पीड़ित होते हैं। अब देखो, पुरुष में जैसे मान लीजिए एक्स और वाई है, तो पुरुष में एक वो एक्स है, तो पुरुष का एक वो एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है, वाई कभी भी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए पुरुष जो है अनुमानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। लेकिन महिला में क्या है कि महिला में 2 एक्स, तो एगो एक्स अगर प्रभावित होगा तो ये हो जाएगी वाहक। वाहक, वाहक का मतलब हो गया इसमें रोग के लक्षण विद्यमान है लेकिन यह रोग से पीड़ित नहीं है। और जब दोनों क्रोमोसोम प्रभावित हो गया तब ये हो जाएगी पीड़ित। पीड़ित तो किसी भी अनुवांशिक रोग से पीड़ित जो है, ये देखा है किसी महिला को गंजा देखो मेरा बाल झड़ गया, नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुवांशिक रोग से महिलाएं ये होती है, वाहक होती है, पीड़ित बहुत कम होती है।
बहुत ही कम पीड़ित होती है, ज्यादातर वाहक होती है। आनुवांशिक रोग में महिलाएं पीड़ित कम, वाहक अधिक होती है, लेकिन पुरुष जो है पीड़ित ही होता है या कभी वाहक नहीं होता है। तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांत होते हैं। क्यों? तो पुरुष में एक गो एक्स क्रोमोसोम होता है और पुरुष का एक गो ही प्रभावित होगा तो ये रोग से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है। मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है? मलेरिया रोग किस मच्छर से काटने से होता है? ठीक है। तो ये फीमेल एनोफिलीज मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर, इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल एनोफिलीज के काटने से होता है मलेरिया। ठीक है। ये आपको ठगने के लिए दे दिया है। ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे? चला, जहां ट्रैकोमा रहे, ग्लूकोमा रहे, जो भी रहे, ये आंख से संक्रमित है। ठीक है। ये बैक्टीरियल डिजीज है और इसमें आंख में दर्द होगा, कॉर्निया फूल जाएगा, लाल हो जाएगा। ट्रैकोमा रोग जो है ये आपको आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से। ठीक है। निम्न में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित कौन कौन है? चलिए, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है भोजन से संबंधित विकार। इसमें आदमी खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है, उसको लिमिटे नहीं रहता है कितना खाना, एकदम भर गया, खा के टुन्न हो गया। ठीक है। उसी को एमोनेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। खाने का कोई लिमिटे नहीं। इंसोमिनिया खाने का विकार। ठीक है। ये निद्रा विकार है। इंसोमिनिया क्या है? निद्रा विकार। निद्रा विकार, इसमें नींद नहीं आती। डिस्पेनिया ये सांस से संबंधित है। ठीक है। ये क्या है? सांस की समस्या से संबंधित है। ठीक, तो ये तो सही है। एनोस्मिया गंध की आंशिक और पूर्ण हानि, इसमें गंधे पता नहीं चलेगा, तो सांस की तकलीफ है डिस्पनिया। एनोस्मिया ये गंधे, कोरोना में क्या हुआ, गंधे पता नहीं चल रहा था, तो क्या हो जाएगा? 3 और 4, ये और ये दोनों दिक्कत है। वो भोजन संबंधित है और ये नींद, दोनों उल्टा दे दिया है। इसको इसमें मिला लो, इसको इसमें मिला लो तो सही है। बाकी ये 3 और 4 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिनियसिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां, टिनिया सोलियम, टिनिया सगिनाटा और टिनिया एशियाटिक के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोटिक एनसीसी कहा जाता है। एक प्रकार का वो कैंसर होता है और ये हाल ही में एकदम पूछा गया सवाल है। 69वीं बीपीएससी का ये सवाल है। ठीक है, और एकदम लेटेस्ट है, तो इसका आंसर ये 2, 1 और 2 दोनों सही है। टिनिया सोलियम टेप वर्म है, एक प्रकार का वर्म है और इसको मनुष्य को मारने की क्षमता है, ये जान से मार सकता है। और ये 2 जीवों में, ये टिनिया सोलियम जो है पोर्क टेप वर्म बोलते हैं और इसको बीफ टेप वर्म, ये होता है सुअर में, सुअर, ये होता है गाय। जो लोग सुअर और गाय का अध पका मांस खाते उसमें फिर आएगा। और ये इतना बड़ा जीव है, आदमी को मारने की क्षमता रखता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन है? तो एंटीबायोटिक का दवा का है
पेनिसिलिन, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन यही था। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण जो है ये पेनिसिलिन है। ठीक है, क्या है? पेनिसिलिन है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल। क्लोरोक्विन जो है मलेरिया की दवा, मलेरिया। और यह भी बताए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 ईस्वी में ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसका खोज किया था। ठीक है, चिकित्सक स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है, ये आपका सवाल है कि एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है। इसका एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। और इसमें किसका उपयोग नहीं होता है? तो ये आपका गामा किरणें, ये आपका ये सी नंबर देखो यहां आ गया, ये चुंबकीय एक्स गामा, सी ऊपर आगे पीछे हो गया। तो इसमें जो है ये आपको किसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें किसका उपयोग नहीं होता है? तो एक्स किरणें और गामा का तो होता है। चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो मैग्नेटिक, तो ये तो होता है। तो ये सी नंबर, रेडियो तरंग का उपयोग नहीं होता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? फिर आ गया तो सल्फा गुनाइडिन और क्लोरोफेनिकल। तो निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसमें प्रतिजैविक औषधि कौन है? तो सल्फा गुनाइडिन और क्लोरोफेनिकल, ये दोनों है। तो ये क्या हो गया? ई नंबर आंसर हो गया। दोनों एंटीबायोटिक है। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो टीकाकरण की शुरुआत कौन की? एडवर्ड जेनर ने। और टीका कौन बनाया? चेचक का, चेचक। रॉबर्ट कोच क्या किए? टीबी, टीबी और हैजा, हैजा। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक, सेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम का खोज किया कौन? जोसेफ लिस्टर। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है? एसिटिलीन। ये देखिएगा, बाहर से हम लोग मार्केट से ले आते हैं क्या? कैल्शियम कार्बाइड, TaC2, कैल्शियम कार्बाइड बाजार से ले आए और उसको तोड़ तोड़ के क्या किए? कपड़ा में लपेट के, कागज में लपेट के, फल में कहीं रख दिए, पेपर से या चट्टी के बोरा से ढक दिए, और ये जल से रिएक्शन किया वायुमंडल में जो नमी है, और क्या बनाया? C2H2 एसिटिलीन और प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड। एक कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन, और एथिलीन क्या होता है? प्राकृतिक रूप से फल को पकने में सहायक होता है, और यह पौधा में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैसीय। ये प्लांट हार्मोन है एथिलीन।
जितना भी ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, ट्राउमेटिन है, फ्लोरिजेन है, सब द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह क्या पाया जाता है? तो यह गैसीय अवस्था में। तो मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो डीएम इंस्टीट्यूट डॉक्टर MK इंस्टीट्यूट मधेपुरा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।